आदाब, मैं साइमा खान हाजिर हूँ दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल और साउथ एशिया पर इसके असरात की। जी हाँ, एक ज़माने से अफगानिस्तान सियासी और समाजी सतह पर दहशतगर्दी के साए में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर रहा है। दिसंबर 2004 में हामिद करज़ई के सदर का ओहदा संभालने के बाद तालिबान के दौर से निजात के साथ साथ जमहूरियत का माहौल हमवार हुआ था। लेकिन अब अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तरक्की और खुशहाली की उम्मीदों पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। दुनिया जानती है कि एक लंबे वक्त से अफगानिस्तान की तरक्की में हिंदुस्तान ने अहम किरदार निभाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान के हालिया बदलते हालात में वहां जारी हालात का असर पूरे साउथ एशिया पर कैसा पड़ने वाला है और अफगानिस्तान की खुशहाली के लिए कोशिश करने वाले ममालिक को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रेसिडेंट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्च फेलो डॉक्टर विशाल चंद्रा। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम है। वीरेंद्र सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने देखा कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारत का रवैया किस तरह का होगा। एक हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप है हमारे बीच में। अब उन्होंने हमारे लिए सिग्नल भेजा कि हाँ, वो चाहते हैं कि इंडिया वहाँ पे प्रेजेंस मेंटेन करे। हम पुराने टाइम के तालिबान नहीं हैं, लेकिन हमको इस चीज़ की गारंटी नहीं है, इसलिए हम अपनी एम्बेसी को इवैक्यूएट किया। जो वहाँ पे इंडियंस हैं, जो वहाँ पे हमारे और स्टाफ, सबको इवैक्यूएट करने की कोशिश हो रही है। बहुत थोड़े बचे हैं, वहाँ पे 100, 150, 200 बचे हुए हैं, वो भी इवैक्यूएट हो जाएंगे। अब हम आगे के टाइम में उसकी हुकूमत को एक रिकॉग्निशन देंगे, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देंगे कि नहीं देंगे, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कह रहा था कि तालिबान सरकार जो है वहाँ पे किस तरह का, जो उन्होंने कहा है हम उन कहने के पर नहीं जा रहे हैं। अब हम देखेंगे अगले कुछ महीनों में कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, और दुनिया के और देश उनके लिए क्या रवैया अपनाते हैं। देखिए, हम कोई वैक्यूम में काम नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया में बैठे हुए हैं। एक तरफ चाइना है, वो हमसे बहुत दुश्मनी का व्यवहार है उनका। ये हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में, जहन में रखना पड़ता है। रशिया से हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट चाइना मेन सपोर्टर है तालिबान का। और दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका से हमारे रिलेशनशिप अच्छे प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। तो अमेरिका का तालिबान सरकार की तरफ क्या रुख रहता है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ। और आपने एक सवाल पूछा था कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने चलाए हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, डैम्स बनाए, हाईवेज बनाए, बहुत सारी चीज़ें। सलमा डैम जो है वैपकॉस ने बनाया था, और जिस वक्त वो बन रहा था उस वक्त मैं वैपकॉस की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में था एज MEA रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि सलमा डैम, इसके साथ साथ में ये सब चीज़ें हुई, और उसमें हमने बहुत सारे लोगों को भी खोया प्रोजेक्ट्स करते करते। बिकॉज किसी भी वक्त में प्रोजेक्ट्स को करना, हालात मुश्किल ही थे, और बीच बीच में टेररिस्ट स्ट्राइक होती थी, हमारे लोग भी मर जाते थे, वो सब चीज़ें थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई जिसके बारे में लोगों को मालूम है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, कि इंडिया ने 1000 स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट्स एवरी ईयर। वो ICCR की तरफ से होता था। जब मैं ICCR का डायरेक्टर जनरल था तो वो भी मैंने प्रोग्राम को बहुत क्लोजली फॉलो किया। और इन सब चीज़ों के बाद में मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हम अफ़गानिस्तान में जाके प्रोजेक्ट्स को करना, ये बहुत खतरे वाली चीज़ थी हमेशा ही। खैर, इस वक्त तो अब इसके बारे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं सोचता। जो भी आपने करके छोड़ा है, अब नई सरकार के ऊपर है कि उन चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को, या तो वो मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर उन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हमने करी और अभी भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना। 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हुए हम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे 2500
के करीब अफगान स्टूडेंट्स थे जो कि हमारी स्कॉलरशिप पे थे जी। और करीब 2500 स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंसिंग में। तो आज की तारीख में करीब 5000 अफगान स्टूडेंट्स हैं इंडिया में और वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अच्छी डिग्रीज इंजीनियरिंग में, MBA में, साइंस में। वो सब जो है अफगानिस्तान के गवर्नेंस में ज़रूरत पड़ेगी जी। और मेरा ख्याल है कि इन बदले हालात में भी हम बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी कर सकते हैं जी। और इससे जो है वहाँ के अफगानिस्तान के अवाम को एक डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचेगा। ये तो इंसानियत की बात है जो आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या है कि जो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो अफगान में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? देखिए, ये तो उनकी लोकेशन ऐसी है। अगर आप देखें तो एक तरफ चीन है, पाकिस्तान और भारत है और ईरान है, ऊपर रूस है और 3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। तो उनकी लोकेशन ऐसी है, वो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और मध्य एशिया के बीच में है और हिस्टोरिकली भी वो हमेशा क्रॉस रोड्स रहा है अफ़गानिस्तान। चाहे हम पुराने सिल्क रूट्स की बात करें या ट्रेडिंग रूट्स की बात करें, कांधार हो, काबुल हो। बामियान में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इसलिए थीं क्योंकि वो सिल्क रोड के एक बहुत ही अहम पॉइंट पे था। तो वहाँ से सिर्फ ट्रेड ही नहीं, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन सब का एक्सचेंज होता था साउथ और सेंट्रल एशिया के बीच में उस ज़माने में और बाद में अभी तक कुछ 100-200 साल पहले तक होता रहा है। हमें मेरे ख़्याल से ये देखना होगा आने वाले समय में कि तालिबान पाकिस्तान से कितना इंडिपेंडेंट दिखना चाहता है, क्योंकि अब वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तमाम और ऐसे ग्रुप्स से बात कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान से कभी बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा है। तो ऐसी मिली जुली सरकार अगर वो बनाते हैं तो उनको एक संतुलन भी लाना होगा, क्योंकि इस समय जो पावर बैलेंस है या बैलेंस ऑफ पावर जो अफ़गानिस्तान में है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो अगर वो पाकिस्तान के बहुत नज़दीक दिखते रहेंगे तो शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा और जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनके साथ काम करना। तो ये देखना होगा, क्योंकि हर कोई भी ऐसी ग्रुप होता है वो एक समय बाद इंडिपेंडेंट दिखना चाहता है। आप अशरफ गनी सरकार को तो कहते रहे कि आप कठपुतली हैं, लेकिन आप भी कठपुतली ही थे। आपके तो रहबर शूरा पूरा क्वेटा में था। चिंता की दूसरी बात ये है कि अभी भी जो सैंक्चुरीज थी पाकिस्तान के अंदर वो बरकरार हैं। बड़ी खूबसूरती से पिछले 2 साल में हमने देखा पाकिस्तान जो कि वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर करता रहा, वो अचानक से पीस फैसिलिटेटर बन गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को जाना था, नेटो को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी थी, वो पाकिस्तान पे डिपेंड कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिला कि वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया उन्होंने। अब हम बात ही नहीं करते टेरर सेंचुरीज की। तो ये जो इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सब हमें ध्यान में रख के अपना अगला कदम। दूसरी बात मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा, हम इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बाद का मुद्दा है, क्योंकि इनके ज़्यादातर मेंबर्स हक्कानी या तालिबान के वो अभी भी यूएन की सैंक्शंस लिस्ट पे हैं। तो एक बहुत टेक्निकल इश्यूज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास या यूनाइटेड नेशंस के पास अभी भी बहुत लेवरेजेस हैं तालिबान को लेकर। विशाल जी, आपने कहा कि तालिबान जो है उसकी ख्वाहिश यही होगी कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाए और वो पाकिस्तान से अलग दिखना चाहेगा और वो उन ममालिक से भी बात कर रहा है जो पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक अलग से ही खुशी का माहौल है। आप पाकिस्तान में इतनी खुशियां क्यों मन रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान बहुत डुप्लिसिटस गेम खेलता रहा है। आपको मालूम है कि किस तरह से टेररिज्म का अपनी स्टेट पॉलिसी में उसका इस्तेमाल करके इंडिया के ख़िलाफ़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराना, ये कई सालों से पाकिस्तान का रवैया रहा है। तो रिजॉइसिंग है आम आवाम में कि देखिए हमारी जीत हो गई, हमारे सपोर्ट से पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया फिर से सरकार बना के। बट जैसा विशाल ने बताया कि जो इनकी विक्ट्री सेलिब्रेशन कुड बी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि अभी उनको तालिबान की तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो डूरन लाइन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी अनडिफाइंड है, मतलब अनसेटल्ड है। तो बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं जो कि वहाँ पे बंद पड़े हुए थे वो फिर से खुल सकते हैं
और तालिबान सरकार चाहेगी कि अगर उनको अपनी एक अच्छी छवि बनानी है कि पाकिस्तान से किस तरह से एक इंडिपेंडेंट करके निकले। मैं उस बात पे फिर से आना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से हमको किस बात की चिंता है। देखिए, अफगानिस्तान में जैसा विशाल ने बताया था कि दाइश ऑलमोस्ट तहस नहस कर दी गई जी। तो अब एक रेडिकल इस्लामिक रेजीम के पास, अगर आप पाकिस्तान को रेडिकल इस्लामिक रेजीम ना माने, वो भी है एक तरीके से, तो कोई टेरिटरी नहीं थी। अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद उनको एक टेरिटरी मिली, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे बेस हो सकती हैं। जो बहुत सारे रेमनेंट्स हैं मिडल ईस्ट में रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारे के सारे वहाँ पे आके पनाह कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब उनकी तालिबान से क्या रिलेशनशिप होगी वो आगे पता चलेगा। ये एक चिंता का विषय हमारे लिए कि हमारे खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अब वहाँ पे प्लान और एग्जीक्यूट हो सकती हैं। बट चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ अफगानिस्तान से नए सिरे से नहीं हो सकती है जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी नहीं हो रही हो जी। पाकिस्तान जो ISI है वो किसी भी मायने में तालिबान से बेहतर नहीं है जी। तो जो तालिबान की हमको चिंता है कि जो तालिबान कराएगा अफगानिस्तान में, वो तो पाकिस्तानी ISI तो करा ही रहे हैं। हमें इसलिए दूसरों की तरफ फिंगर उठाने के से पहले हमको खुद देखना पड़ेगा। अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग की कैपेसिटी है, उन सब को हमें बहुत अच्छे सिरे से देखना पड़ेगा और उसको मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपनी कैपेसिटी को मजबूत करना पड़ेगा कि हम हमारे खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम से कम हो पाए। हम खुद अपने को ऐसा स्ट्रॉन्ग करें कि अपने को सुरक्षित रख सकें। जी विशाल जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि पहले तो पाकिस्तान ने तालिबान का सफाया करने के लिए अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अब जो है वो वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र जी ने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर दोबारा से इस तरह का खदशा भी जाहिर किया जा सकता है कि शायद वो मजबूत हो जाएं। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के नज़रिए से देखेंगे तो उनके पिछले लगभग 15 साल या उससे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 2001 में उन्होंने अलकायदा के कई ऑपरेटिव्स थे, तालिबान के भी कई थे, जिनको उन्होंने अमेरिकन को सौंप दिया और कई उनमें से गुआंतानामो में भी बंद रहे। एक किताब लिखी थी मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने, वो उनके एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, और 2001 में वो आखिरी तालिबान थे, ऑफिशियल थे जो बराबर बात करते रहे मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से। तो उनकी किताब है माई लाइफ विद द तालिबान, मुल्ला ज़ईफ़ की। वो जो दिलचस्पी रखते हैं इस एरिया में उनको पढ़नी चाहिए। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि तालिबान की क्या सोच है पाकिस्तान को लेकर। 90 के दशक में भी पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कहीं ना कहीं बहुत टेंशन्स थी, और जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही कहा, तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं माना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। एक पॉइंट मैं और सामने रखना चाहूँगा कि तालिबान का एक तबका है जो ये मानता है कि उनको पाकिस्तान से थोड़ा इंडिपेंडेंट दिखना पड़ेगा, पर उनका दूसरा तबका जो है, जो शायद ज़्यादा डोमिनेंट है और इसमें ज़्यादा मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो अभी भी, और इसमें हक्कानी भी आ जाते हैं, क्योंकि हक्कानी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी वो डेप्यूटी लीडर हैं तालिबान के 2016 से। तो इन दो ग्रुप्स को कहीं ना कहीं, दो नेटवर्क्स को मिलाया गया है 2015 के बाद। इससे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और उनकी एस्टैब्लिशमेंट को एक पैठ मिलती है तालिबान के लीडरशिप स्ट्रक्चर्स में। तो ये तालिबान के लिए भी आसान नहीं होगा। आखिरी पॉइंट, पाकिस्तान के नज़रिए से हम अगर कोशिश करें देखने की, तो उनके संबंध यूएस से ठीक नहीं थे, और तालिबान ने जो एग्रीमेंट साइन किया फरवरी 2020 में, वो एक सुपर पावर के साथ किया था, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं आधुनिक टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में। उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और उनको सिक्योरिटी गारंटीज़ दी। तो तालिबान जो एक आतंकवादी संगठन था, हक्कानी तालिबान नेटवर्क, वो सिक्योरिटी गारंटीज़ दे रहा है सुपर पावर को। दूसरा रूस, चीन, सबको उन्होंने, ईरान, सबको सिक्योरिटी गारंटीज़ दी। तो
पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद उनकी यहाँ पे एक जीत है। लेकिन आप पाकिस्तान के अगर मीडिया को देखें, लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफ है और चिंता है तालिबान को लेकर, क्योंकि 2014 में याद होगा लोगों को, आर्मी पब्लिक स्कूल पे एक अटैक हुआ था पेशावर में, जहाँ पे तमाम लोग मारे गए थे, बच्चे मारे गए थे। और उसके बाद भी कई ऐसे अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान पे, उस पैमाने पे नहीं हुए। पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो लोग हैं वहाँ के, उनको ये बात कहीं ना कहीं ये पता है कि इस तरह की जो ताकतें होती हैं वो जब ऊपर उठती हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट और तमाम तंजीमों पर पड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदर हैं। और जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो उनमें काफ़ी बिखराव था, लेकिन अब वो फिर से संगठित हो रहे हैं। और तालिबान के इन सारी तंजीमों से संबंध है, क्योंकि तालिबान के पास यही एक लेवरेज है। ETIM हो, चाहे ईस्ट तुर्किस्तान जो शिनचियांग रीजन में उइगुर मिलिटेंट्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान के अंदर जो इस तरह के तंजीम हैं, पाकिस्तान की इस तरह की तंजीमें हैं जिसमें TTP सबसे ऊपर है, तो इन और अलकायदा की बात हो, और कहीं ना कहीं जो जिसको हम दाइश कह रहे हैं अफ़गानिस्तान में, उसमें है कौन? उसमें पाकिस्तानी और पुराने पाकिस्तानी और अफ़गान तालिबान ही तो हैं। ये नौजवान लड़के हैं वहाँ की ट्राइबल एजेंसीज़ के, जिनको अभी समझ भी नहीं है चीज़ों की, ये क्या होता है, किस इनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो सब उनको कुछ पता ही नहीं। पूरी 2 पीढ़ी अफ़गानिस्तान में एक ऐसे वातावरण माहौल में पली बड़ी है जहाँ उनको कुछ और पता ही नहीं है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, उनको कहीं ना कहीं ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, और जो इस्लामी तंजीम है जो वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी नज़दीक हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन जो बड़ा पाकिस्तान है, जो बहुत बड़ा है, जो शायद इतना खुल के बात नहीं कह पा रहा है, वहाँ पे बहुत सी चिंताएं भी हैं अफ़गानिस्तान को लेकर। विशाल जी, देखिए, किसी भी एक्टिविटी को या इस तरह की किसी भी तहरीक को चलाने के लिए आपको माशी तौर पे बहुत मजबूत होना पड़ता है। बीरेन जी, मेरा आपका सवाल यही होगा कि आप जिस तरह से देखें कि माशी तौर पर इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो इतना खुशहाल नहीं है, और इन 20 सालों में उसका ज़्यादातर जो बैनुल-अक़वामी जो माली इमदाद है उसी पर ही वो मुनहसर रहा है। और अभी हाल ही में जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे कब्ज़ा कर लेता है और शरीयत कानून लेकर आता है तो वो उसे 1 सेंट भी नहीं देंगे। अगर इस तरह का रवैया और भी ममालिक रखते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो उसकी इकनॉमी का क्या होगा? क्या तभी भी वो इतनी ही मजबूत हो पाएगी? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है। पिछले 20 सालों में जब से अमेरिका थे वहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। इंडिया ने बहुत पैसे डाले, बहुत प्रोजेक्ट्स में लगाए, और भी कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने खुद ने ऐसा किया। तो ऐसा कहना सही नहीं है कि बिल्कुल इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो गया। पिछले 20 सालों में काम हो रहे थे। अब इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि तालिबान उसको कैसा आगे चलाएं। शारिया लॉ लाएंगे, इस्लामिक रेजीम लगाएंगे, वो तो उसमें तो कोई मुझे शक नहीं नज़र आता है। लेकिन कितनी कट्टरता से वहाँ पे उस चीज़ को डालेंगे, वो आगे देखने की बात है। और बाकी मुल्कों का देखिए, कोई जर्मनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, ब्रिटेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। मैं इस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं देना चाहता, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है कि अगले हफ्तों में और अगले महीनों में उनका, तालिबान का एक्चुअल में क्या जो है वो रवैया होगा। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से तालिबान करेंगे। उनको ज़रूर चिंता इस बात की होगी कि वहाँ पर अपने देश में अगर खुशहाली नहीं करेंगे, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से ध्यान नहीं देंगे, तो लोग बाग धीरे धीरे उनके खिलाफत में चले जाएंगे और उनको नुकसान ही होगा। लेकिन विशाल ने बहुत अच्छी बात एक करी कि जो पाकिस्तान और तालिबान की जो अफ़गान में सरकार है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत जल्दी नज़र आने लगेंगे। जैसे वो सरकार बनेगी और ये जीत के सेलिब्रेशन जब धीरे धीरे डाई आउट करने लगेंगे, तब नज़र आएगा। क्योंकि इस्लामिक जो रेडिकलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो तालिबान लेके आएगा ही आएगा। अब पाकिस्तान को हम लोग जो है वो टेररिस्ट का सपोर्टर बोलते हैं, इंडिया में कराता है, तालिबान को सपोर्ट किया। लेकिन पाकिस्तान खुद क्या एक
फंडामेंटलिस्ट सरकार है वहाँ पे। पाकिस्तान में सरकार कौन है? इमरान खान की सरकार नहीं है। पाकिस्तान में सरकार है मिलिट्री की। और क्या मिलिट्री एक बेसिक तौर पे एक फंडामेंटलिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मेरे हिसाब से। तो उनको एक एक्सपीडियंसी है कि किस तरह की चीज आगे बात करते हैं और किस तरह से रहना चाहते हैं। और ये कॉन्ट्रडिक्शंस भी जो है, जैसे तालिबान सरकार मजबूत होएगी और जैसे जैसे अपने दांत दिखाने शुरू करेगी, तो ये पाकिस्तान पे असर जो है, जो ये नहीं जानते हैं पाकिस्तान पे भी नेगेटिव असर, जी हाँ, वो नजर आने लगेगा। जी विशाल जी, आप किस तरह से देखते हैं? जैसे आप देखें कि वहाँ पे धीरे धीरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बढ़ रहा था, तो क्या अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खतरे में पड़ गया है? अब इसके आगे जो हालात वहाँ पर देख रहे हैं, आप तालिबान को किस दौर में देखते हैं? अब किस तरह का उनका मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, जैसा एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छा कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप बताइए। जी, मैं उसी हवाले से बता रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे किस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, हमें थोड़ा सा भी रुक के चलना होगा। अगर हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए या स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो तालिबान जो अफ़गानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई भी समझदार इंसान होगा तो वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं करेगा, क्योंकि उससे वो और अफ़गान लोगों की नज़रों में गिरेंगे कि आप कुछ नया तो बना नहीं सकते और जो है उसको भी तोड़ रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक, जैसा पहले कहा गया कि जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी है और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास अभी भी एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक लेवरेज है। अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक, द अफ़गानिस्तान बैंक जिसे बोलते हैं, तो उनके जो रिज़र्व एसेट्स हैं उनको यूएस ट्रेजरी ने ब्लॉक कर दिया है। $9 बिलियन से ज़्यादा हैं। तो तालिबान को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको हमारे साथ मिलकर काम करना है, जो उनको करना पड़ेगा, तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो उन्होंने प्रॉमिसेस जो भी किए सन 2018 और 2020 में, जब वो यूएस अनवॉय एम्बेसडर ज़ुल्म खलीलज़ाद के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, फिर एग्रीमेंट हुआ। देखिए, 2020 का जो एग्रीमेंट है उसमें कहते हैं कुछ सीक्रेट क्लॉसेस भी थे जो कभी आम लोगों के सामने आए नहीं। अब जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया था। तो ये एग्रीमेंट बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान ने मिल के किया था। और लोगों को ध्यान होगा, जो अमेरिका के स्पेशल एनवॉय थे ज़ुल्म खलीलज़ाद, वो रूस भी जाते रहे बराबर, बेजिंग भी जाते रहे, तेहरान भी जाते रहे, दिल्ली ही कमाते थे, क्योंकि उनको हमारा नज़रिया पता था। हम जानते हैं, हम इसी रीजन से हैं और हम जानते हैं आगे क्या होने वाला है, एक अंदेशा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समझौते हुए हैं जो हम सब के सामने नहीं आए थे। अक्सर बात होती है अफ़गान आर्मी ने घुटने क्यों टेक दिए, लेकिन देखिए, वो आर्मी ऐसे नहीं टेकती कोई भी फ़ौज, चाहे रिसोर्सेज की कमी रही हो, लॉजिस्टिक, एक आत्मसम्मान होता है। बहुत समझौते इन 2-3 सालों में, जब लोगों ने देखा कि अफ़गानिस्तान की चुनी हुई सरकार को किनारे कर दिया गया, फिर उनसे कहा गया कि जैसा एग्रीमेंट में दिया गया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, आप 5000 हार्डकोर मिलिटेंट्स को छोड़ दीजिए, इंसर्जेंट्स को, जिसमें तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, सबको छोड़ना पड़ा। फिर कहा और 6-7 छोड़िए, जो खैर नौबत नहीं आई। और जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, यहीं पे मैं एम्बेसडर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। उन्होंने बहुत सी बातें कह तो दी हैं, लेकिन उनके कोई भी हुक्मरान तो इन 20 साल में क्या 50 साल में भी अफगानिस्तान नहीं गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री बराबर जाते रहे, चाहे 2005 की बात हो, 2011 की बात हो, या 2015-16 की बात हो। तो हम लोग वहाँ पे, अब ये एक पढ़ा लिखा वर्ग बहुत तेज़ी से फैला है, और इसमें कोई बहुत पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, मीडिया है वहाँ पे, तगड़ा वाइब्रेंट मीडिया था, जो अब बहुत कंट्रोल्ड है। अगर आप देखें, मैं चूँकि उनका मीडिया फॉलो करता हूँ, तो न्यूज़ रिपोर्ट्स अब उतनी तेज़ी से नहीं आ रही हैं। ट्विटर पे भी एक लोग बहुत कम बोलते हैं बातों को, तो माहौल बदल रहा है। तो अगर तालिबान अपनी नीतियों में लचीलापन नहीं रखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सैंक्शंस भी आ सकते हैं एडिशनल उनके ऊपर। तो अभी हमें बहुत कुछ देखना है वहाँ पे, काफ़ी कुछ होना है अभी वहाँ पे।
आने तो वाले अभी तो समय में। इंतजार करना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह का माहौल बनता देखिए है। अभी जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज जी। के बहुत सारे लोग बाग भी वहाँ पे हैं जी। जो उनके प्रोजेक्ट्स के साथ में लगे हुए थे। तो इमीडिएट कंसर्न क्या है, हाँ। इंडिया की भी है और अमेरिका की भी है और काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज की भी है कि हमारा एक एक आदमी इवैक्यूएट हो जाए। हाँ। आज की तारीख में हम ये गिनती नहीं कर सकते, अरे 5 ही आदमी तो हैं, जी। हमारा एक भी आदमी का हाँ। जो है वो नुकसान हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकते होना चाहिए। सोशल मीडिया और टेलीविजन के वक्त में। हाँ। तो आज की तारीख में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो थोड़ा कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट भी करेंगे तो अंडरस्टूड, एक दफा सब लोग निकल जाए वहां से। हाँ। फिर मैं देखना चाहता अच्छा, हूं कि उसके उनका बाद सूरत हाल कुछ बदलेगी। जी हाँ, तालिबान का भी और रवैया हाँ, जी। बदलेगा। तालिबान जो अभी बोल जी, रहा है वो जी, दूसरा जी, जी। तो हाँ। 1-1.5 महीने के बाद नजर आएगा हाँ। कि वेस्टर्न कंट्रीज का क्या एटीट्यूड है हाँ। और तालिबान इस वक्त का तो खुद- सारी दुनिया की नजरें जो हैं वो फिलहाल इस वक्त तालिबान पर हैं कि भाई हमारे और लोग बाग आगे निकल की जाएं। हिकमत अमली उनकी क्या रहती है इसी पर ही सबकी नजरें जमाई हुई वो हैं। आइसोलेटेड नहीं दिखना वक्त चाहते। की अब जी वो आइसोलेटेड नहीं दिखना चाहेंगे। आइसोलेटेड नहीं दिखना चाहेंगे। जी। भाई हमारे लिए भी तो 100-150 अभी 200 कितना इसका नंबर नहीं मालूम है हमको। हाँ। सरकार को भी नहीं मालूम है। हाँ। तो जितने भी हमारे बचे हुए हैं जो इंडियंस हमारे- हैं जो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हाँ, सभी जो को वापस इंडियंस बुलाना है। किसी और के यहाँ काम जी। कर रहे हैं, किसी और कंपनी में काम कर रहे जी। हैं, कुछ हमारे हिस्टोरिकली जो सिख्स हैं और हिंदूज हैं वहाँ पे हाँ। जो इंडियन नेशनल्स माने जाते हैं जिनको जी। हमारे यहाँ, तो वो लोग भी हैं। हाँ। तो जब तक वहाँ पे वो ऐसे लोग हैं, एक हिंदुस्तान में आवाम सवाल पूछ रही है जी। कि भाई क्या आप उनको बुलाइए जल्दी से जल्दी। हाँ। तो हमारे लिए ये आर इमीडिएट प्रायोरिटी Priority इज सब नॉट यही अफगान है। नेशनल्स, जी। हाँ, अपनी शहरियों को वहां से बाहिफाजत वापस लेकर जी आना हाँ। हमारी सबसे सवाल ये बड़ी उठता है तरजीह कि है। हम अब जो इस अफगान वक्त जो के है लोग वक्त बाग की हैं, बहुत ज्यादा जी हाँ। कमी हो गई है और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब पूरा हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन रहा, काफी बातें खुलकर सामने आई। विशाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने में। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आए आप और शुक्रिया। अपना वक्त निकाला आपने और इतना अच्छा डिस्कशन हमारा रहा। फिलहाल हमारे इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं और इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है ddurdu special@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।